नमस्कार साथियों। आज हम प्रेमचंद के उपन्यास कर्मभूमि की सोद्देश्यता पर बात करने बैठे हैं। किस तरह से ये उद्देश्य पूर्ण रचना है, किस तरह यह आज भी प्रासंगिक है। और कर्मभूमि दरअसल यह संसार कर्मभूमि के रूप में है, चाहे इसके कितने भी पात्र और चरित्र सब उसी दिशा में अपने जन्म से नहीं, अपनी जाति से नहीं, अपने आचरण, अपने बर्ताव और अपने कर्मों से जाने और पहचाने जा रहे हैं। साथियों, ये 1932 में प्रकाशित हुआ उपन्यास। इस विशालकाय उपन्यास में भारत के स्वाधीनता संग्राम की विस्तृत झांकी भी मिलती है और संपूर्ण उपन्यास में राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों से जो प्रभावित स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उस चेतना के बारे में भी हमें पता चलता है। राजनीतिक आंदोलन के अतिरिक्त इसमें अछूतोद्धार है, ज़मींदार किसान संघर्ष है, सूदखोरी है, लगान वसूली, ऐसे कई विषयों का यथार्थ चित्रण इस उपन्यास में प्रेमचंद करते हैं। युग समाज की विकृतियों, विशृंखलताओं और रूढ़ियों के विरुद्ध दरअसल जन चेतना को जागृत करना कर्मभूमि उपन्यास का निश्चित उद्देश्य है। और कई छोटे छोटे उद्देश्य इसमें निहित हैं। जैसे राष्ट्रीय चेतना भारतीय समाज में हर प्रकार की समानता से जुड़ी थी। समाज में सुदृढ़ साम्य भाव हो, यह राष्ट्रीयता की पहली शर्त होती है। आज फिर विघटनकारी शक्तियां बाहरी हों या आंतरिक अशांति उत्पन्न कर रही हैं। आप देख रहे हैं लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, मजदूर भूखमरी से त्रस्त है। और इस परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद की इस राष्ट्रीय चेतना को समकालीन परिस्थितियों पर अगर हम देखते हैं तो कर्मभूमि उपन्यास का हर सिचुएशन, हर परिस्थिति और परिवेश बिल्कुल खरा उतरता है। क्योंकि आज भी कमोबेश परिस्थितियां वैसी ही हैं। निसंदेह प्रेमचंद का साहित्य देशकाल की सीमा में कभी भी बंधता नहीं है, शाश्वत है। यही वजह है कि मैं बार बार क्लासरूम में भी बताती हूँ कि प्रेमचंद वैश्विक साहित्यकार हैं, वैश्विक रचनाकार और कथाकार हैं। वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में भी आप अगर खंगालते हैं कर्मभूमि को, तो जो इस उपन्यास में अभिव्यक्त राष्ट्रीय चेतना है या जो नव जागरण का संदेश है, वह इतना कंटेम्प्ररी है, इतना समसामयिक है कि आपको ये चरित्र, ये पात्र और उनसे जुड़ा हुआ सारा परिवेश बिल्कुल जीवंत होता दिखाई देगा। एकदम लाइव लगता है कि आपके सामने विजुअलाइज हो रहा है, आप उसे देख और पहचान रहे हैं। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में, तमाम रचनाओं में, कर्मभूमि के अलावा भी तत्कालीन समाज को हमेशा उसका क्या कह सकते हैं, सर्वांगीण चित्रण प्रस्तुत किया है। मतलब हर कोने में गए हैं प्रेमचंद, हर दिशा को उन्होंने खंगाला है। उन्होंने सामान्य जन की तो बात की ही है। प्रायः उनका नायक भी सामान्य जन से का ही प्रतिनिधित्व करता है, सामान्य जन से ही होता है उनका नायक। और सामान्य दैनिक जीवन की समस्याओं का वास्तविक यथार्थ, देखिए यथार्थ और वास्तविक एक ही होते हैं। वास्तविक यथार्थ जब कह रही हूँ तो दरअसल ऐसा लगता है कि प्रेमचंद की जो आदर्शोन्मुख कहानियाँ हैं या आदर्शोन्मुख उपन्यास जो हैं, उनसे छनता हुआ जो वास्तविकता और जो यथार्थ प्रेमचंद भाप पा रहे थे, अपने समय में देख पा रहे थे, उनको भी कर्मभूमि में लाने की पूरी कोशिश उन्होंने की है। चाहे वो सामाजिक प्रश्न हो, चाहे वो राजनीतिक मुद्दे हों, चाहे वह नारी की समस्या हो, इन सारे प्रश्नों को कर्मभूमि उपन्यास में वे प्रमुखता देते हैं। टूटता हुआ सामंतवाद है, सामंतवादी शक्तियाँ और विकसित होती हुई पूंजीवादी व्यवस्था, ये एक संधि स्थल पर प्रेमचंद दिखाई देते हैं कि ये प्रेमचंद दिखाते हैं कि ये एक संधि स्थल पर हैं। और इसके महत्व को और इस उत्तरदायित्व को प्रेमचंद पूरी तरह से बखूबी निभाते हैं। जब स्वयं प्रेमचंद अपने शब्दों में कई बार कहते हैं ये कि हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, जिसमें स्वाधीनता का भाव हो और जिसमें सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो और जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हमें गति दे, जो हमें संघर्ष दे और जो हमारे भीतर बेचैनी पैदा करे।
तो आप देखेंगे साथियों कि कर्मभूमि उपन्यास में भी ये राष्ट्रीय चेतना के अतिरिक्त उन्होंने सांप्रदायिकता को, दलितों की चेतना को, स्त्री के प्रतिनिधित्व को, स्त्री की चेतना को और मध्यम वर्ग जो कि प्रेमचंद को विशेष प्रिय है, इस सब पर खुलकर लिखा है। प्रेमचंद का संपूर्ण साहित्य दरअसल युग चेतना से अनुप्राणित रहता है। आप धीरेन्द्र वर्मा जी को कोट कर सकते हैं। इस संबंध में धीरेन्द्र वर्मा जी बहुत अच्छा कहते हैं प्रेमचंद के बारे में कि हिंदी के प्रथम सर्वोत्कृष्ट मौलिक लेखक हैं प्रेमचंद। तत्कालीन ज्वलंत मुद्दों की जैसी सशक्त अभिव्यक्ति प्रेमचंद की रचनाओं में मिलती है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। इस संदर्भ में आप यह भी देख सकते हैं कि साहित्यकार जो है वो अपने युगबोध के अनुसार अपने विचारों को और अपने अनुभवों को, याद रखिए, विचारों को और अनुभवों को जुबान देता है ना, उसे मुखर करता है और मुखर करते हुए आगे बढ़ता है। जब वह अपनी जुबान अपने को मुखर करता हुआ समाज के बृहत अंश का चित्रण कर रहा होता है, समाज के बड़े अंश का पर चिंतन कर रहा होता है, या उसे अपनी कथा वस्तु का आधार बनाता है, तो दरअसल वह उस सभ्यता को, उस संस्कृति को भी तो मुखर बनाते हैं। तो प्रेमचंद की लोकप्रियता आकस्मिक नहीं है साथियों। प्रेमचंद इसीलिए लोकप्रिय हैं, इसीलिए वैश्विक हैं, इसीलिए बड़े कथाकार हैं, क्योंकि वो भारतीय जीवन और भारतीय आत्मा से उपलब्ध होने वाला उस प्राण तत्व को भी तलाशते हैं जो प्रेमचंद के साहित्य में सब तरफ विकसित समाज में जो दिखाई देता है, जो गौरवपूर्ण संस्कृति है, उसको प्रेमचंद उभारने में दरअसल सक्षम हैं। तो यह निर्विवाद सत्य है साथियों कि साहित्य क्षेत्र में प्रेमचंद के आने से हिंदी कथा साहित्य में दरअसल एक नया क्या कह सकते हैं परिवर्तन आया, नई चुनौती आई। एक महान लेखक सामाजिक जीवन का इतिवृत्तकार होने के नाते अपने युग का सृष्टा भी है और दृष्टा भी, माने युग को रच भी रहा है वो और देख भी रहा है। जो अपने स्वप्न को भविष्य के पर्दे पर दिखा दे, जैसे नवजागरण की चेतना से संस्पुष्ट या जो जुझारू और निर्भीक चिंतन है, ये प्रेमचंद का देन है, प्रेमचंद की देन है। हम मान सकते हैं कि इसीलिए प्रेमचंद युग प्रवर्तक रचनाकार हैं, युग प्रवर्तक उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, क्योंकि वह उस चिंतन को और उस चिंता को दोनों को प्रकट करते हैं। साथियों, कर्मभूमि उपन्यास में प्रेमचंद ने मुख्यतः राजनीतिक समस्याओं को तो उठाया ही है। देश की तत्कालीन परिस्थिति के प्रभाव स्वरूप उन्होंने राजनीतिक आंदोलन के अतिरिक्त जो मंदिर निषेध था, मंदिर में प्रवेश नहीं उन्हें मिल रहा था, या जो अंग्रेज़ी शिक्षा पद्धति थी और अंग्रेज़ों की लगान टैक्स की पद्धति थी और इधर ज़मींदारी प्रथा थी, उसके बीच किसान पिस रहा था, जो सूदखोरी थी और जो किसानों और सर्वहारा का संघर्ष था, इसको तो प्रेमचंद दिखा ही रहे थे। इनकी कथा का मूल आधार केवल राजनीतिक समस्या नहीं है, यह हम बार बार कह रहे हैं। उसमें समाज भी है, उसमें व्यक्ति की चिंता भी है, आम सरोकार, आम आदमी के भी सरोकार हैं। और इस तरह से उपन्यास के पूर्वार्ध में साधारण रूप में आरंभ होने वाली क्रांति धीरे 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 विशाल रूप धारण कर लेती है और वह एक सामाजिक प्रश्न के रूप में उभर जाती है। आप देख रहे हैं, नगर की क्रांति भले ही राजनीति से संबंधित है, पर वह ग्रामीण आंदोलन का क्या कह सकते हैं, ग्रामीण आंदोलन की मशाल बनती है। ग्रामीण आंदोलन का संबंध उस सामाजिक विषमता से है, या राजनीतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति दोनों में वो सामाजिक विषमता और वो जातिगत और धर्म, समुदाय, है ना, वर्ग भेद, इन सारी चीज़ों को प्रेमचंद एक साथ और बहुत सफलता से गूंथ पाते हैं, उनको उनकी संघर्षों में दिखा पाते हैं और फिर समाधान भी ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। कथा से संबंधित अधिकांश घटनाएं क्रांति के इर्द गिर्द दिखाई देती हैं, चाहे वह हड़ताल हो, चाहे वह दमन हो, चाहे उद्बोधन हो, जनता को जागृत किया जा रहा हो, गांव-गांव घूम घूम कर उपदेश दिया जा रहा हो, उन्हें संदेश दिया जा रहा हो, चाहे अछूतों का मंदिर में प्रवेश हो या महंत का धार्मिक पाखंड हो और उसका खंडन हो,
उसको उजागर करना, उसको खंडन करना, चाहे राजनीतिक जागृति हो, जन जागृति ही है, और चाहे सरकारी दमन हो। दरअसल इन सभी विषयों के में कथा की मुख्य धारा जो है वो प्रेमचंद पकड़े रहते हैं। मतलब मूल कथानक के साथ साथ अन्य छोटी छोटी कथाएं जो हैं वो साथ साथ चल रही होती, लेकिन पैच नहीं लगती, ये ध्यान रखिएगा। कर्मभूमि के कथानक निर्माण में प्रेमचंद को आप कह सकते हैं कि पर्याप्त सफलता मिली है। लेखक ने बड़ी कुशलता से कथानक को की दो विभिन्न धाराएं पहले दिखाई हैं। देश सेवा का विशाल रंगमंच एक तरफ है, माने देश सेवा की भावना कूट कूट कर हर पात्र और चरित्र में उन्होंने दिखाया है, और इस तरह से और राजनीतिक आंदोलन को संभालने वाले, नेतृत्व करने वाले लोगों को भी दरअसल एक मिलन बिंदु पर वे मिलाते हैं। उपन्यास का नायक अमरकांत। अमरकांत हर क्रांति का सूत्रधार है, ध्यान दीजिएगा। अन्य सभी पात्र किसी न किसी रूप में सामाजिक जागृति ला रहे हैं और सामाजिक जागृति में अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वो सलीम हो, चाहे वो सुखदा हो, अमरकांत की पत्नी, मुन्नी हो, और डॉक्टर शांति कुमार हो। ये सभी सामाजिक जागृति में, समाज सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। उपन्यास के अंत में सामूहिक क्रांति की विजय महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की सूचक है। प्रेमचंद की यह मान्यता है कि राजनीतिक आंदोलन की सफलता के लिए सबसे जरूरी है समाज में सुधार और समाज में जागृति। यदि समाज में सुधार और जागृति नहीं है तो किसी भी तरह की राजनीतिक क्रांति या राजनीतिक आंदोलन संभव नहीं है। साथियों, प्रेमचंद मानव धर्म के हिमायती थे। एकमात्र धर्म है हमारा मानव धर्म, और वे मानवता के पुजारी थे। इस मानवता का गहरा रंग उनके इस कर्मभूमि उपन्यास में बहुत चटक उभरा है, बहुत अच्छे से दिखाई देता है। चूंकि प्रेमचंद केवल साहित्यकार नहीं हैं, वे पत्रकार भी थे, भूलिएगा नहीं। वे कलाकार और विचारक तो थे ही, पर बड़ा साहित्यकार वही होता है जो अपने आसपास, अपने परिवेश को पत्रकार की निर्भीकता, ईमानदारी और क्या कह सकते हैं, तेज दिमाग से सूंघे, समझे। प्रेमचंद की विचारधारा में आप जानते हैं कि आर्य समाज का भी बहुत कुछ प्रभाव था, गांधी जी का प्रभाव था ही, टॉल्स्टॉय से प्रेमचंद बहुत प्रभावित थे। तो नारी उद्धार हो या सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति हो, ये सभी जो विचार, इस तरह के विचार जो समाज सुधार हुआ या सामाजिक रूढ़ियों, कर्मकांडों से मुक्ति, जटिलताओं, रूढ़ियों से मुक्ति, और चाहे स्त्री का उद्धार हो, नारी की चेतना को जागृत करना हो, नारी को नेतृत्व देने की बात हो, यह सब आर्य समाज से प्रभावित है, प्रेरित है। और फिर चाहे सत्य हो, अहिंसा हो, कर्मठता हो, मानवता प्रेम हो, है ना, मनुष्यता ही एकमात्र हमारा धर्म है, यह सब ज्ञान जो है उन्होंने गांधी और टॉल्स्टॉय से सीखा। इसी प्रकार साहित्य में उनकी जो भारतीय स्वाधीनता संग्राम की विचारधारा है प्रेमचंद की, जिसका निर्वहन अमरकांत करता है। अमरकांत प्रेमचंद के ही विचारों को कर्मभूमि उपन्यास में दरअसल आगे प्रतिफलित करता है। तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम पर जो कुछ भी गांधी जी की विचारधारा है, वह सब कुछ प्रेमचंद पर और प्रेमचंद से अमरकांत पर परिलक्षित होता है। इन्हीं विचारधाराओं के समन्वय ने उनकी गहरी अंतर्दृष्टि का निर्माण किया, जिसके माध्यम से वे तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण कर्मभूमि में करने में सक्षम रहे। साथियों, कर्मभूमि और अन्य साहित्य में प्रेमचंद की राष्ट्रीय चेतना, भारतीय समाज में हर प्रकार की समानता से जुड़ी हुई चेतना, समाज में सुदृढ़ साम्य भाव, समानता का भाव और राष्ट्रीयता की पहली शर्त, यह दरअसल मानते थे कि समाज में जब तक सब कुछ बदलेगा नहीं, सब कुछ सुधरेगा नहीं और सब समान नहीं होगा, तब तक राष्ट्रीयता संभव नहीं है, एक राष्ट्रीयता संभव नहीं है। प्रेमचंद अपने साहित्य में भारतीय समाज में व्याप्त जो भेदभाव है, जो इनके विविध रूप हैं, उसका यथार्थ चित्रण करने में भी सफल रहे हैं। साथ साथ वो अपने तमाम लेखों में, कहानियों में, उपन्यासों में इस पर तीखा प्रहार भी करते रहे हैं। चाहे तत्कालीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे विदेशी शासन हो, दोनों को वो बहुत गहराई से समझ रहे थे और दोनों के दुष्परिणाम को, दोनों के घातक परिणाम को समझ रहे थे।
तो प्रेमचंद ने अपने साहित्य में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद की अनेक कमजोरियों को भी उजागर किया। क्या थी ये कमजोरियां? ये कमजोरियां थी राष्ट्रवादियों की कथनी और करनी में बड़ा अंतर रहता था। अंग्रेजी सत्ता से उनकी साठगांठ रहती थी। तत्कालीन राष्ट्रवादी समझौतावादी थे और ढुलमुल नीतियां अपनाते थे, फ्लेक्सिबल, और मानसिक गुलामी उनकी सबसे बड़ी पहचान थी तत्कालीन राष्ट्रवादियों की। तो प्रेमचंद उसको गहराई से भांप रहे थे, समझ रहे थे। आम जनता की ओर से बार बार यह सवाल अपनी कहानियों में भी और अपने उपन्यासों में भी उठाते रहे हैं। गबन में भी उन्होंने देवी दीन से यही पूछवाया है कि साहब सच सच बताओ ना, जब तुम सुराज का नाम लेते हो तो उसका कौन सा रूप तुम्हारी आंखों में होता है? आप देख रहे हैं कि एक साधारण सा पात्र और चरित्र सुराज की बात और सुराज का असली मायने जानना चाहता है। ये जो स्वराज है, ये जो स्वदेश की कल्पना है, ये जो स्वावलंबन की कल्पना है, ये जो स्वाधीनता की कल्पना है, प्रेमचंद बहुत अच्छी से इसे समझ रहे थे और अपने पात्रों और चरित्रों के माध्यम से दरअसल जनता तक इस बात को पहुंचाना चाहते थे। और यहाँ कर्मभूमि उपन्यास में लगभग सभी पात्र, एक लाला समरकांत को आप अगर छोड़ दें तो लगभग सभी पात्र जो हैं इसी स्वाधीनता संग्राम के, इसी राष्ट्रीय आंदोलन के और इसी स्वावलंबन के, स्वदेश के, स्वराज की बात करते हुए दिखाई देते हैं। फिर चाहे वो स्त्री पात्र भी हो, अमरकांत स्वयं स्वीकार करता है कि जो नेतृत्व की क्षमता सुखदा में है कि पूरे गांव देहात और पूरे समाज की वो देवी बनकर प्रतिष्ठित होती है, यानी व्यक्तित्वांतरण, व्यक्तित्व में और चरित्र में इतना ज़बरदस्त परिवर्तन होता है सुखदा के कि जो एक संभ्रांत परिवार में पली बढ़ी, जो एक संभ्रांत परिवार में, धनी परिवार में सुख सुविधाओं से लैस थी, जो आदी थी भोग विलास की, वो ये सब चीज़ छोड़ देती है समाज सेवा में। वह समाज में जब भिन्नता देखती है, देश और समाज के हित को समझते हुए, जनहित को समझते हुए, जनता के दुख दर्द को समझते हुए वह बिल्कुल अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाती है और भोग विलास छोड़ देती है और समाज सेवा में निमग्न हो जाती है। फिर चाहे वो दलितों का उद्धार हो, गांव-गांव घूमकर उन बच्चों को शिक्षित करना हो, या गांव के लोगों को जगाना हो, उद्बोधक भाषण देना हो, उनको एक सूत्रित करना हो, संगठित करना हो, एकजुट करना हो। सुखदा का नेतृत्व जो है वह अमरकांत से भी कहीं बेहतर है। तो प्रेमचंद कहीं पैरेलल दिखा रहे थे स्त्री को उभरता हुआ, स्त्री की चेतना को उभरता हुआ, और यह बड़ी बात थी। अमरकांत स्वयं अपने मुंह से स्वीकार करता है कि सुखदा में वो जो जनता को संगठित करने की और उद्बोधित करने की ताकत, नेतृत्व करने की ताकत अधिक है। अगले व्याख्यान में हम इनके कुछ ज़रूरी चरित्रों पर बात करेंगे। शुक्रिया।